इंडियन इकोनॉमी इज इन अ वेरी बैड शेप यार, हम तो बहुत ट्रबल्स पे जा रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं भाई, हिंदुस्तान ही है, देखियो इंडियन इकोनॉमी विल डू वेल। अगले साल क्या होगा, इकोनॉमी अच्छा करेगी खराब? वेल ये दोनों तो आपको नहीं बता सकते, आपको सिर्फ एक ही चीज बता सकती है इसका आंसर, वो है डेटा। डेटा मेरे पास है, आप उधर बैठे हुए हो, तो एडिटर सर इंट्रो चलाओ, तो शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock market। आज हम बात करने वाले हैं about the Indian economy। बहुत बातें हो गई हैं, अब सीधा फैक्ट्स में करते हैं। सबसे पहली चीज, I'm going to look at the GDP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? पूरी इकोनॉमी में जितने पैसों की सर्विसेज जनरेट हो रही है और जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मैन्युफैक्चर इस देश में, उन सब की कॉस्ट को मिला के बनता है जीडीपी। एज यू कैन सी इन द डेटा, लेटेस्ट क्वार्टर का जीडीपी इज एट 13.5%। हाँ, हम पिछले 2-3 क्वार्टर से इंप्रूव किए हैं, बट प्री पैंडेमिक लेवल से मैं देखूंगा इट इज नॉट दैट अ हैप्पी सिचुएशन, बट स्टिल मेरे लिए इट्स अ पॉजिटिव, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें चाहिए ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ का ट्रेंड नजर आ रहा है। ब्यूटीफुल। बट एक बहुत पॉजिटिव चीज इसमें नजर आ रही है ना, वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। आप देखोगे कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज गॉन अप टू 25.9%। इट इज सच अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज दिखा रहा है कि जब स्पेंडिंग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, कंपनीज अच्छा कर रही है, वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कंपनीज का प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट का टैक्स मिलेगा, तो देखो बल्ले बल्ले। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब थोड़ा ड्रॉबैक्स देखिए इसी में। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बंद कर दी है। व्हाई? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेन डिमांड इज हायर, सप्लाई इज लोअर। तो बहुत जरूरी है कि डिमांड को कम करें सो दैट प्राइसेस कंट्रोल में आ जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करती है, सो दैट लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे। हाँ, आप बोल सकते हो हर्ष क्यों मुझे बार बार समझाते रहते हो, बट द थिंग इज कि यार बहुत नए लोग भी हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कंफर्टेबल फील करें, सबको सब कुछ समझ आ जाए। और बाय द वे, अगर आप कोई नए आदमी हो ना, या पुराने भी हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन, बिकॉज क्वालिटी आपको यही मिलेगी, ये आपको पता है। फिर सेकंड थिंग विच इज लैकिंग, आई फील कि मैन्युफैक्चरिंग ने काफी स्लो ग्रोथ विटनेस की हुई है। इसके बहुत रीजन है, बिकॉज एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गए थे, लेबर शॉर्टेजेस हैं ड्यू टू रिजर्व्स एंड माइग्रेशन, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली इंडिया नीड्स टू कैच अप, बट अदर थिंग्स डेटा दिखा रहा है इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। अब बात करते हैं कि अगले साल जीडीपी फोकस क्या है। आईएमएफ ने ये फोकस निकाला है, जहां पे इंडिया विल ग्रो एट 6.1%, यूएस विल ग्रो एट 1%, चाइना विल ग्रो एट 4.4% एंड यूरोपियन यूनियन विल ग्रो एट 0.70%। सो इंडिया डेफिनेटली इज डूइंग वेरी वेरी वेल। अब एक छोटी चीज है जो आपको याद रखनी है, इंडिया का ग्रोथ रेट यूएस से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन यूएस। मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूं। सपोज इंडिया इज 100, यूएस इज 1000। इंडिया का ग्रोथ रेट है 6%, यूएस का है 1%। तो ग्रो कितना किया है? इंडिया ने ग्रो किया है 6 पॉइंट से, यूएस ने ग्रो किया है 100 पॉइंट से। सो एब्सोल्यूट नंबर्स में यूएस का ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहेगा, बिकॉज यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बट ग्रोथ रेट फास्टर परसेंटाइल बेस में इंडिया ज्यादा है। तो व्हेन आई से ग्रोथ रेट, आई मीन दैट। और खुशी की बात तो यह है कि मॉर्गन स्टैनली ये बोले कि हमारा देश दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2027। हम जापान को ओवरटेक कर देंगे, जर्मनी को ओवरटेक कर देंगे, एंड बाय 2030 हमारा स्टॉक मार्केट्स 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट्स बन जाएगा पूरी दुनिया में। सेकंड चीज जो हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्रेडिट ग्रोथ। अब क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है? क्रेडिट ग्रोथ बेसिकली जब भी किसी इकोनॉमी में उधारी दी जाती है, लोन दी जाता है, वो इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा होता है। क्यों? आपने लोन लिया है, करोगे क्या? आप खर्चा करोगे, बिजनेस का फायदा होगा, बिजनेस का फायदा होगा, बिजनेस ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, वो और लोगों को हायर करेंगे, उन लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, मतलब पूरी इकोनॉमी की बल्ले बल्ले हो जाएगी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने से। ये है इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ ग्राफ, और अब क्लियर दिख रहा है हम किस लेवल पे बढ़ रहे हैं। इट इज अमेजिंग। यस, अभी भी हम 2019 वाले लेवल पे नहीं है, बट वी आर वेरी क्लोज टू इट। क्लोज टू इट छोड़ो, कितनी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि वी आर गोइंग टू सरपास इट एंड वी माइट हिट अ पीक इन द क्रेडिट ग्रोथ। अब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, सितंबर 2022 में हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है वाज ऑफ 16.5%, और एक महीने बाद अक्टूबर 2022 में इट वाज एट 18%, और ये क्रेडिट ग्रोथ हाईएस्ट है सिंस दिसंबर 2016। और अगर मैं सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोकस करूं ना, एसबीआई का क्रेडिट हैज बीन ग्रोइंग बाय 20%, और एसबीआई तो ये बोले कि ओवरऑल दे आर एक्सपेक्टिंग द क्रेडिट टू ग्रो बाय 14 to 16% बाय दिस फाइनेंशियल ईयर। सो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बिकॉज कंपनीज का फायदा होगा तो हम इन्वेस्टर्स का सबसे पहले फायदा होने वाला है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। थर्ड पॉइंट जो मैं लेने वाला हूं वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट क्यों जरूरी होता है? कोई भी देश स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? एक देश स्ट्रॉन्ग होता है अपनी कंपनी से। जितनी बड़ी कंपनीज होंगी, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी डेवलप करती है, उतनी ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, उतना ही ज्यादा देश अच्छा करता है। यूएस नंबर 1 क्यों है? यूएसए के पास है एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट कंपनी, बहुत कुछ। बट इंडिया भी उस पार में आ रहा है, बिकॉज इंडिया के पास टाटास, बिरलास, अंबानीस, अब अडानीस, एंड स्टार्टअप कल्चर इज नेक्स्ट लेवल।
अब उतरते हैं डेटा पे। अब जैसे आप डेटा में देख सकते हो, वी आर डूइंग मच बेटर देन द प्री पैंडेमिक लेवल्स, तो दिस इज अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन फॉर अस कि प्री पैंडेमिक लेवल से भी हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गए। बट रीसेंट 2 क्वार्टर्स में आप देखोगे द सिचुएशन इज नॉट सो हैप्पी। सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू एक्सिस सिक्योरिटीज, सेक्टर्स लाइक बैंक्स, automobile, FMCG, hospitals, domestic industrials, discretionary, these industries have outperformed. By the way, इन सब इंडस्ट्रीज पे एनालिसिस आपको पहले ही बना के दे चुका था, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, so that you never miss this type of content. But concerning factor ये है that big economies like Europe, right, UK, USA वो अच्छा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारी बहुत डिमांड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हम बाहर से वैसे एक्सपोर्ट करते हैं या मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। सो वो हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा 100%, बट रिटेल के हिसाब से वी विल बी डूइंग वेरी वेल। फोर्थ पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है यार? सी, इन्फ्लेशन इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। हर इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और होना चाहिए, बिकॉज डिमांड शुड ऑलवेज बी हायर देन द सप्लाई। ठीक है, क्यों? डिमांड हाई ना, तो सप्लाई का हमेशा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहता है, ग्रोथ का एंगल है कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे, ग्रोथ, कंपनी ग्रो करेंगे, इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट उल्टा हो जाए ना कि सप्लाई हायर है, डिमांड कम है, आपको पता है होता क्या है? कंपनीज में सामान नहीं बेच पाती, कंपनीज गेट शट डाउन, कंपनीज नौकरी से निकालती है, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, डिमांड और कम होती रहती है, डिफ्लेशन बोलते हैं, विच इज इवन वर्स। तो इन्फ्लेशन सबसे पहली चीज, इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये चश्मा है, ये आपको 200 रुपए का मिल रहा है, अगले साल ये चश्मा कितने रुपए का मिलेगा, कितने परसेंट इसकी वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जितना कम हो उतना बेटर है। हमारा CPI इन सितंबर 2022 was 7.41%, which was extremely high। अब गिर के हो गया है 6.77%। कम हुआ है बट डेफिनेटली ये भी हाई है। अकॉर्डिंग टू RBI क्या बोल रही है, दैट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 ये आ जाएगा 5.8% में। लॉन्ग टर्म में आप इंडिया की CAGR देखोगे ना, हमारा इन्फ्लेशन इज फ्रॉम 3 to 5%। तो हाँ, बीच में वॉलेटिलिटी होती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको 3 to 5% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना पड़ेगा। व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, आई मीन अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 to 12 years, एटलीस्ट 10 to 12 years, दैट्स द आइडिया। ठीक है, दोबारा उतरते हैं। अब RBI टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? RBI इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी MPC बैठी थी, उन्होंने भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब बैंक के लोन्स महंगे हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आपको सेविंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दोबारा समझते हैं। डिमांड, सप्लाई, बैंक के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, लोन महंगा हो गया है, तो आप क्या लोन अफोर्ड कर पाओगे? नहीं, डिमांड क्या जाएगी? नीचे। सेकंड, सेविंग्स में आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? यार खर्चा छोड़ो, सेव कर लो, डिमांड कहां जाएगी? नीचे। तो इस तरीके से RBI इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी ना बड़ा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज जैसे ही आप इकोनॉमी में इंटरेस्ट बढ़ाते रहोगे, इसका मतलब इकोनॉमी पे आपने ब्रेक मार दिया, इकोनॉमी ग्रो नहीं, डी एक्सीलरेट करने वाली है। क्यों? इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कंपनीज लोन नहीं ले पाएंगी, कंपनी एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। कितने लोग तो बैंक इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट एक तराजू की तरह होता है, जिसको हल्के टाइम में मेंटेन करना। जैसे गाड़ी में आप ब्रेक को एक्सीलरेटर दबाते हो ना, उसी तरह इंटरेस्ट रेट को भी कम करते हैं या बढ़ाते हैं। और जैसा वो ग्राफ में दिख रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। फिफ्थ पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली जो केपेक्स बोलते हैं कि बड़ा खर्चा, बड़े पैसे डालने। सपोज कि अब अगर दिल्ली सरकार दिल्ली में हाईवेज बनाने के लिए बहुत सारे पैसे डाल रही है, मतलब 100 करोड़ डाल रही है अजम्पशन, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये खर्चा होता है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। एज यू कैन सी द डेटा हियर, बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। लोग स्टॉक मार्केट्स में और आ गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में भर गए हैं, विच automatically shows it's a very 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 positive sign. This guy is only telling the positives, he's not telling the negatives of the economy. What is this? तो चलिए अब नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में। इसमें तो हम सब जानते हैं कि रुपी ऑल टाइम लो पे ऑल टाइम लो हिट करी जा रहा है व्हेन इट कम्स टू US डॉलर। हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। व्हाई? बिकॉज रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। अब हमारी डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़ रही है, तो इंपोर्ट्स अच्छे से हो रहे हैं, बिकॉज एज यू कैन सी इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले देखा था, कंज्यूमर स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग, बट बिकॉज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी अच्छा नहीं करी है, हमारे एक्सपोर्ट्स हैव रियली स्लोड डाउन और डॉलर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रुपी की हालत बहुत खराब हो गई है। अब इसको लॉजिकली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि रुपी इज स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ येन एंड पाउंड, तो मैक्रो इकोनॉमिकली फंडामेंटली यू कैन सी इट इज नॉट दैट बैड। एंड एक्चुअली रुपी का गिरना ना एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है। जब रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, ये एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। क्यों? बिकॉज तब बाहर के FIIs इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो आधे रेट में इन्वेस्ट मिल रही है, डॉलर से ला रहे हैं, रुपये बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव प्रॉपोजिशन हो जाती है। सो दिस कैन इंक्रीज द FIIs इनफ्लो इन आवर इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स, नियरली हाफ ऑफ द इंडियन कंपनीज रेट्स आर गेटिंग एन EBITDA बूस्ट फ्रॉम द रुपी डेप्रिसिएशन। ये ऑफ कोर्स उन कंपनीज से ज्यादा आता है जिन कंपनीज में उनको USD में पेमेंट ज्यादा मिल रही है, तो ऑफ कोर्स रुपीज उनको भर भर के मिल रहा है, तो उनका EBITDA बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो यार,
फैक्ट ऑफ द मैटर तो ये है इज दैट हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है. आई नो बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे आपको ये टेंजेंट लेना था, ये टेंजेंट लेते, ये भी ले सकते थे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हाफ ग्लास से हाफ फुल है. अब जैसे मैंने रुपी डेप्रिसिएशन को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख लिया, वही चीज कोई और इसको नेगेटिव तरीके से देख सकता है, क्योंकि फैक्ट्स तो सेम है बट हाउ यू इंटरप्रेट द फैक्ट्स इज वेरी डिफरेंट. देखो यार, मैं क्लियर हूं, हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता और ये फैक्ट है. वर्ल्ड इकोनॉमी ना देखते रह जाएंगी बिकॉज वी शुड बी थैंकफुल कि वी आर द लकीस्ट जनरेशन कि हम इस टाइम पे पैदा हुए हैं यार. इस टाइम पे इस जनरेशन में ये मार्केट्स हमारे पास है. आपको आइडिया भी नहीं, अगर इस देश में आप करोड़पति नहीं बने ना, आई एम सॉरी, इसमें ना आपके माँ बाप की गलती होगी, ना आपके फ्रेंड्स की, ना आपके हालात की, सिर्फ एक ही इंसान की गलती है, वो है आप खुद. आई एम रियली सॉरी बट दिस इज द ट्रूथ. आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी है? हैरी पॉटर फिल्म में होता है ना कि हैरी जब पहली बार हॉगवर्ट्स जाता है तो उस पर सॉर्टिंग हार्ट रखी जाती है एंड सॉर्टिंग हार्ट चूज करती है कौन सा हाउस. ही सेज ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन, जो भी, और हैरी सॉर्टिंग हार्ट को बोलता है आई वांट ग्रिफिंडोर, ग्रिफिंडोर, और सॉर्टिंग हार्ट सुनती है उसकी बात. उसी तरह आने वाले 30 से 40 साल ना हमारे देश में आप सबके सिर पे टोपी रखी जाएगी और आप सबके पास दो ऑप्शन होंगे, अमीर बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ योर कंट्रीज इकोनॉमी, या मिडिल क्लास जस्ट डिपेंडेंट ऑन अ सैलरी, एंड जो मिडिल क्लास पैदा ही होता है सिर्फ टैक्स देने के लिए और इन्फ्लेशन से पिटने के लिए. दिस यू नीड टू डिसाइड. हमारे देश को कोई रोक नहीं सकता, ये आप भी जानते हो. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं वो सॉर्टिंग हैट आपके सिर पे रख रहा हूं. आप मुझे बताओ व्हाट डू यू चूज, अमीर या मिडिल क्लास?